Hey guys, welcome back to your most trusted stock market news channel IPO Watch। मैं दीपक प्रजापति आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये आईपीओ 30 गुना खुला, ये आईपीओ में 30% प्रॉफिट मिला, इस आईपीओ के अंदर मैंने अप्लाई किया और 15 गुना प्रॉफिट मिला, 15 ही दिन के अंदर पैसे डबल हो गए। कुछ आईपीओ डबल से भी ज्यादा मुनाफा आपको देते हैं और कुछ लोग उसी में ही आपको बताते हो कि काश ये आईपीओ मेरा भी लग जाता। तो आईपीओ में अलॉटमेंट की प्रक्रिया क्या है, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और क्या ऐसे चांसेस है जिसमें आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस मिल जाते हैं। काफी सारे लोगों के हमें कमेंट्स आते हैं कि हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं लेकिन हमें आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता। जी हाँ, मोस्टली लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन तभी ज्यादा होते हैं जब वो आईपीओ बढ़िया से ओपन हुआ हो। जी हाँ, अच्छे गेम के साथ जब आईपीओ ओपन होता है तो उसमें आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है। जी हाँ, 3 से 4 गुना आईपीओ अप्लाई हो जाता है तो उसमें भी आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसके थ्रू आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा होगा। जी हाँ, आपको भी जान के मजा आएगा कि मैं ये चीज करूंगा तो इस आईपीओ में तो अभी 100% मेरे चांसेस है कि मुझे अलॉटमेंट मिल जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। वहीं कुछ आईपीओ ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर आपने अप्लाई किया होता है और एक अच्छे गेम के साथ वो ओपन नहीं होता और तब हमें ऐसा लगता है कि काश ये आईपीओ हमें नहीं लगा होता तो अच्छा होता। वेल, ऐसा नहीं होता है। कोई भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आपका जरिया हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है तो आप उस आईपीओ के बारे में थोड़ी रिसर्च कीजिए, उस आईपीओ के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही आप उस आईपीओ में अप्लाई कीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अपकमिंग आईपीओ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, वहां से जाके आप अपकमिंग आईपीओ के बारे में जान सकते हो। और भी जानकारी के लिए आप हमारी IPOWatch.in की वेबसाइट की विजिट ले सकते हो, जहां पे आईपीओ के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले आईपीओ की सभी नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलते रहे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत सी कंपनियों के आईपीओ लॉन्च होते हैं, परंतु एज पर अवर रिसर्च, मार्केट ट्रेंड और एनालिसिस के हिसाब से कुछ सिलेक्टिव आईपीओ में ही हम अप्लाई करते हैं और उसमें से भी कुछ आईपीओ में ना के बराबर हमें अलॉटमेंट मिलती है। जी हाँ, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि काश ये आईपीओ मेरा लग जाता तो मेरी लॉटरी लग जाती। तो काफी सारे लोगों को ये दिक्कत है कि उनका आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं होता या फिर उनको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिल सकता। गजब बेइज्जती है। कुछ आईपीओ में ना के बराबर अलॉटमेंट मिलने की सफलता रहती है, जबकि हमने देखा है और सुना भी है कि कई निवेशक मेजॉरिटी आईपीओ में अलॉटमेंट लगने में सफलता हासिल करते हैं। जी हाँ, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उसे सारे आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाती है। तो हमारा क्या बेड लक है कि हमें अलॉटमेंट नहीं मिलती। चल झूठा। आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट नहीं होने के बाद भी निवेशकों में ये सबसे आम शिकायत है कि उन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलती। अब आए ना लाइन पे। नौसिखी हो या अनुभवी हो, कई हालिया में आईपीओ में अलॉटमेंट के निवेशकों की पूरी प्रक्रिया के बारे में भ्रमित और अनजान बना दिया है, क्योंकि हाल में अधिकांश सार्वजनिक प्रस्तावों में यानी कि पब्लिक ऑफर में बड़े पैमाने में सदस्य आकर्षित होते हैं, इसलिए निवेशकों को अलॉटमेंट प्राप्त करने में कठिनाई होती है। जी हाँ, आपने ज्यादातर लोगों को सुना होगा कि इस आईपीओ में इतने लोगों ने अप्लाई किया, ये आईपीओ इतना गुना भरा गया और उसमें आपको अलॉटमेंट मिलने के चांस भी कम हो जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आईपीओ अलॉटमेंट की संभावना को बढ़ाने में आपको मदद करेगा, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। शाबाश बेटा, बहुत। सबसे पहले हमें अलॉटमेंट की संभावनाओं को बेहतरीन बनाने के लिए
कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें आईपीओ की प्रक्रिया को विस्तार से समझना पड़ेगा। हालांकि ये टिप्स आईपीओ अलॉटमेंट की कोई गारंटी नहीं देती है, परंतु ये वीडियो देखने के बाद आपको अलॉटमेंट मिलने की संभावना ज्यादातर बढ़ जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीओ अलॉटमेंट के बारे में। तो आईपीओ अलॉटमेंट की प्रोसेस इंडिया के अंदर क्या है। अक्टूबर 2012 से पहले बाजार नियामक सेबी ने रजिस्टरों को ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में रिटेल श्रेणी में शेयरों को अनुपातित कर आधार कर उसको अलॉटमेंट करने के अनिवार्य किया था। या आपको मालूम होगा कि रिटेल कैटेगरी के लिए भी एक श्रेणी यहाँ पे रिजर्व की गई है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि निवेशकों को इंडियन रुपीस में 1 लाख या 1.5 लाख का आवेदन करना है। उसमें से 15,000 की बोली लगाने वाले निवेशकों की तुलना में अधिकांश संख्या शेयर एलोकेट किए जाते हैं। आईपीओ में जहां मांग उपलब्ध शेयरों के बारे में या उससे कम है, यही ठीक काम करता है। लेकिन जब मांग उपलब्ध से अधिक हो जाती है तो ये प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से बड़े इन्वेस्टरों की मदद करता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने ज्यादा रुपया लगाया होता है उनको आईपीओ के अलॉटमेंट जल्द मिल जाते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अक्टूबर 2012 में सेबी ने एक नए आईपीओ अलॉटमेंट प्रक्रिया लागू की थी, जिसमें सभी रिटेल व्यक्तिगत निवेशक आरआरआई आवेदन को समान रूप से व्यवहार करने के लिए कहा गया। नई प्रणाली के तहत आवेदनों को कुल मिलाकर शेयरों की उपलब्धता के अधिक कम से कम न्यूनतम आवेदन आकार आवंटित किए जाते हैं। दोबारा यह मांग रिटेल श्रेणी में उपलब्ध शेयरों की संख्या में कम है तो प्रत्येक निवेशकों को पूर्ण अलॉटमेंट मिलेगा। शेयरों की उपलब्धता से अधिक मांग के मामले में न्यूनतम बोली आवंटित किए जाने वाले निवेशकों की अधिकतम संख्या की गणना अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध इक्विटी शेयरों की कुल संख्या में न्यूनतम बोली लॉट से विभाजित किए जाएंगी। जी हाँ, मौजूदा निवेशकों के तहत कोई भी अलॉटमेंट न्यूनतम बिड लॉट साइज से कम नहीं है। आपने देखा होगा कि आपको कम से कम इतने लॉट्स यानी कि 15,000 रुपए तक के शेयर खरीदने पड़ते हैं, तो ये रूल्स वहीं से लागू हुआ था। अधिकतम आरआरआई अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध शेयरों की कुल संख्या न्यूनतम व्यवहारिक रूप से। इसका मतलब है कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाले आईपीओ के लिए निवेशक केवल 1 लॉट पाने की उम्मीद कर सकते हैं यदि वे भाग्यशाली रहे तो। जी हाँ, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं एक से ज्यादा लॉट क्यों नहीं खरीद पाता, पर 1 लॉट रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व किया गया है, जिसके तहत आप उतना ही बाय कर सकते हैं। वास्तविक जीवन में आईपीओ अलॉटमेंट प्रक्रिया कैसे काम कर सकती है, इसकी एक लंबी व्याख्या यहाँ दी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीओ अलॉटमेंट की प्रक्रिया के बारे में, जिससे आपको डिटेल में आइडिया आ जाए कि आईपीओ अलॉटमेंट आपको होता कैसे है और इसकी प्रोसेस क्या है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाउ टू इंक्रीज आईपीओ अलॉटमेंट चांस। जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप क्या कर सकते हो कि आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलने के चांस ज्यादा हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब हम अलॉटमेंट के पीछे के तर्क को जानते हैं तो यह देखने को मिलता है कि आईपीओ अलॉटमेंट के अवसरों को बढ़ाने के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है, जैसे कि कोई सामान हो सकता है। आईपीओ में शेयरों की बहुत अधिकांश मांग होने पर निवेशक बहुत कुछ नहीं कर सकते, फिर भी नुकसान से तो बच ही सकते हैं, और अलॉटमेंट के परिणामों को अनुकूलित करने के लिए ये बेहतर तरीका है। आईपीओ अलॉटमेंट की संभावना बढ़ाने के लिए यहाँ दी गई टिप्स को आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट पे बात करेंगे, टिप्स टू इंक्रीज आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस। जी हाँ, सबसे पहला उसमें आता है डोंट अप्लाई विथ बिगर अमाउंट। जी हाँ, जैसे कि ऊपर हमने उल्लेख किया है कि सेबी की वर्तमान अलॉटमेंट प्रक्रिया से सभी रिटेल अनुप्रयोगों को कम से कम 2 लाख से कम को समान रूप से समानता है। इसका मतलब ये है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में इंडियन रुपीस 1 लाख का बड़ा एप्लीकेशन करने का कोई फायदा नहीं है।
बड़े एप्लीकेशन केवल बड़े आईपीओ में ही मायने रखते हैं, जहां रिटेल खड़ंग और अड़क सब्सक्रिप्शन होने की उचित गारंटी है। एक ताजा उदाहरण जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC का 11,372.64 करोड़ का रुपयों का आईपीओ है, जहां रिटेल निवेशकों को अलॉटमेंट मिलता है। समझ रहे हो ना? अब दूसरे मुद्दे पे हम बात करते हैं अप्लाई फॉर डिफरेंट डीमैट अकाउंट। यूके बड़े एप्लीकेशन अप्रभावित होते हैं, इसलिए एक ही राशि का उपयोग वह विभिन्न डीमैट खातों से कई एप्लीकेशन करने में किया जा सकता है। सफल अलॉटमेंट की संभावना 6 लॉट के एक एप्लीकेशन की तुलना में 1 लॉट के 6 एप्लीकेशन पर जाने पर 6 गुना तक बढ़ जाती है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि उनके पेरेंट्स के और उनकी वाइफ के सबके मिला के 6 या 4 अकाउंट होते हैं और वो लोग सब में आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो उससे उनका चांसेस भी उतना बढ़ जाता है। यह समझना जरूरी है कि डीमैट खातों को अलग अलग पैन खातों से जोड़ने की जरूरत है। शॉर्ट में कहूँ तो कोई अपने एक नाम से मल्टीपल अकाउंट्स नहीं ओपन कर सकता, इसलिए उनको मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करने के लिए उनके फैमिली के पैन कार्ड से जुड़े हुए अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। तीसरे मुद्दे की हम बात करते हैं तो डिफरेंट प्राइस बिड वर्सेस कट ऑफ बिड्स। यह एक मुश्किल हिस्सा है क्योंकि निवेशक अक्सर ये मूल्य की बोलियों को कट ऑफ बोलियों के विरुद्ध भ्रमित होते हैं। एक विशिष्ट मूल्य का चयन करके निवेशक रजिस्टर्स को बताते हैं कि वह उस कीमत पर शेयर खरीदने में रुचि रखता है, जबकि कट ऑफ केवल यह बताता है कि निवेशक मूल्य बढ़े के भीतर किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। यह कीमत अधिकतम मांग के बिंदु के रूप में निर्धारित की जाती है। एक उदाहरण के रूप में आपने इंडियन रुपीस 100 से 105 रुपए प्रति शेयरों के मूल्य में बढ़े हैं। इंडियन रुपीस 105 प्रति शेयर के नीचे से कोई भी बोली अलॉटमेंट में 4 की नहीं जाएगी। यदि कट ऑफ वैल्यू 105 प्रति शेयर रखने पर तय किया गया है तो इस प्रकार रिटेल निवेशकों को आईपीओ अलॉटमेंट की संभावना बढ़ाने के लिए अपनी बोली या तो कट ऑफ या तो अधिकतम मूल्य पर रखनी चाहिए। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पर, स्टे अवे फ्रॉम लास्ट मिनट रश। को आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम पे आईपीओ में अप्लाई करते हैं, और वो आईपीओ में अप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने 2 दिन तक रिसर्च की होती है कि ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। जी हाँ, ज्यादातर लोग ये चेक करते हैं कि ये आईपीओ 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना भरा गया है, तो इस आईपीओ को गेन के साथ ओपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग लास्ट टाइम पे ये चेक करते हैं कि यहाँ पे QIBS यानी फॉरेन इन्वेस्टरों ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है। वो लोग भी अगर इस आईपीओ में इंटरेस्टेड है, मतलब ये आईपीओ में हमें पैसे जरूर लगाने चाहिए। तो ये एक प्रिडिक्शन है जिसके थ्रू लोग एंड टाइम में अप्लाई करते हैं, लेकिन कई निवेशक अंतिम दिन तक अपनी बोली लगाने से पहले HNI और QIB श्रेणियों में से सब्सक्रिप्शन के स्तरों पर भरोसा करते हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट एंड टाइम पर बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि मैं लास्ट में अप्लाई करता हूं। वो लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर QIB यानी फॉरेन इन्वेस्टरों ने कितनी रुचि ली है। यह पता लगाने का काफी स्मार्ट तरीका भी है। इन अच्छी तरह से सूचित श्रेणियों द्वारा आईपीओ को कैसे माना जाता है। लेकिन अगर आप बैंक या इंटरनेट बैंकिंग अस्थायी रूप से बंद हो जाती है तो ये एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपने ज्यादातर देखा होगा कि लास्ट टाइम पे सर्वर हैंग हो जाता है क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। किसी के पास अन्य बैंक खातों में धन नहीं हो सकता है और अंतिम समय में डीमैट खाते में विवरण जोड़ने के लिए अतिरिक्त कार्य की भी आवश्यकता हो सकती है। बेशक फिजिकली फॉर्म को भरने का विकल्प हमेशा होता ही है, शायद आखिर के समय में ये एक प्रभावित समाधान भी है। अगर कोई फॉर्म भरने का प्रबंध न करता हो तो भी बिल्कुल देर हो सकती है। कई बैंक अंतिम दिन शाम 4 बजे तक एप्लीकेशन स्वीकार करना बंद कर देते हैं और आपने मोस्टली लोगों को सुना होगा कि लास्ट टाइम के अंदर ही सर्वर क्रैश हो जाता है या इंटरनेट के इश्यू के कारण वो अप्लाई नहीं कर सकते। एक बेसिक तरीका ये है कि इससे आपको आइडिया आ जाता है कि आईपीओ
कितना सब्सक्राइब हुआ है और लोगों ने इसमें क्या इंटरेस्ट लिया है। तो एक बेहतर तरीका भी है कि आप लास्ट दिन अप्लाई करो, लेकिन इसके नुकसान भी वैसे ही है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि जिसके थ्रू आप लास्ट में ही अप्लाई करो, आप पहले दिन भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग अपनी रिसर्च के बाद ही उसमें अप्लाई करते हैं। तो रिसर्च करना भी जरूरी है, आपको चेक करना पड़ेगा कि आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आईपीओ के सारे वीडियो की डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी नया आईपीओ आता है तो हम उसके लिए वीडियो आपके लिए जरूर बनाते हैं, और वीडियो देख के उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करके आप उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो और उसमें आपको फायदा ही होगा। मजा आया। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अभी ऑनलाइन प्रोसेस बहुत इजी हो गई है। उसके लिए आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी होता है। तो आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। उसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और डीमैट अकाउंट ओपन करवाते ही 1 क्लिक के अंदर आप आईपीओ में इजीली अप्लाई कर सकते हो। और आईपीओ के अंदर अप्लाई करके आप भी एक बढ़िया सा गेन कर सकते हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट पर, अप्लाई फॉर योर बैंक अकाउंट। आईपीओ के लिए अपने ब्रोकर फर्म के प्लेटफॉर्म के जरिए बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा बैंक ये भी सुविधा देती है कि आईपीओ के लिए निवेशक बैंक के जरिए SSB एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक अमाउंट से बोली लगा सकते हैं। SSB से बोली लगाने पर तकनीकी कारणों से एप्लीकेशन खारिज होने की संभावना भी लगभग खत्म हो जाती है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। 6 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, सेव योर एप्लीकेशन फॉर टेक्निकल रिजेक्शन। निवेशकों को त्रुटियों के बारे में जानने का तकनीकी आधार पर आईपीओ एप्लीकेशन को अस्वीकार किया जा सकता है। 1 जनवरी 2016 से सभी आईपीओ एप्लीकेशन अनिवार्य रूप से ASBA तंत्र के माध्यम से होने वाले अधिकांश निवेशक नेटवर्किंग के माध्यम से एप्लीकेशन करते हैं, जो कि वर्तमान की गलतियों, नाम बेनाम, गलत चेक विवरण की संभावना त्रुटियों से कम हो जाती है। फिर भी तकनीकी आधार पर एप्लीकेशन अभी भी खारिज कर दिए जाते हैं यदि बैंक अकाउंट और पैन कार्ड अलग नाम से हो तो। और ये काफी लोगों को दिक्कत आती है कि उनमें उनका पैन कार्ड में कुछ नाम अलग होता है और आधार कार्ड में भी उनका नाम अलग होता है। 7 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। बाय पेरेंट्स कंपनी शेयर। डीमैट खाते में कंपनी का कम से कम 1 शेयर होने से निवेशक शेयर धारकों की श्रेणी में एप्लीकेशन करने के योग्य हो जाता है। बेशक यह केवल उन मामलों में लागू होता है जहां आईपीओ बाउंड कंपनी के पेरेंट्स कंपनी पहले से ही सूचीबद्ध है और मल्लू कंपनी में शेयर धारकों के लिए आरक्षण है कि हाल ही में समाप्त हुए आईपीओ में रिटेल श्रेणी को 48 गुना जबकि शेयर धारकों की श्रेणी को 4 गुना अभिदान भी लाया है। कहने की जरूरत नहीं है कि शेयर धारकों की श्रेणी में अलॉटमेंट की संभावना काफी बेहतर है। खास बात यह है कि दोनों श्रेणियों में बोली लगाई जा सकती है। तो मित्रों, जैसा कि अब आप जान गए हैं कि आईपीओ के लिए सही तरीके से कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ये सरल लेकिन प्रभावी कदम है जो आपको आईपीओ में अलॉटमेंट की संभावना को बेहतर बनाता है और आपको आईपीओ अलॉटमेंट के करीब ले जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आगे बढ़े और बाजार में आने वाले आईपीओ में आत्मविश्वास के साथ बोली लगाए, परंतु ध्यान रहे अलॉटमेंट प्राप्त करने की कोई गारंटीकृत तरीका अभी तक लागू नहीं हुआ है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। आपका भाग्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इस लेख में बताए गए तरीके से आपको आईपीओ अलॉटमेंट होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जिसके थ्रू आपके आईपीओ में अलॉटमेंट लगने की संभावना बढ़ जाती है। जी हाँ, आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना या ना मिलना एक सेकंड तरीका है, लेकिन आप आईपीओ में अप्लाई ही नहीं करोगे तो आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि आईपीओ में हमें अलॉटमेंट कैसे मिलेगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए वो पॉइंट से आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें कोई श्योरिटी या कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज करने से आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल ही जाएगा, लेकिन मोस्टली ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस तो 100% बढ़ ही जाएंगे। मजा आया। और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकता है। आप सब ने सुना होगा, आप सबको स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिलती होगी। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आपको भी बोलते होंगे कि आप भी इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक मार्केट में इसने इतना पैसा लगाया और इतना पैसा बन गया। स्टॉक मार्केट से लोग करोड़पति बन गए। दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको भी बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट ये है वो है, स्टॉक मार्केट सट्टा है, स्टॉक मार्केट गेम है, स्टॉक मार्केट स्कैम है। लेकिन सच में स्टॉक मार्केट क्या है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मैं दीपक प्रजापति आपका स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट फॉर द बिगिनर की इस वीडियो सीरीज के अंदर, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम कैसे रख सकते हैं। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर में से एक माने जाते हैं, और राकेश झुनझुनवाला जो कि हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट माने जाते हैं। ऐसा बहुत कुछ आपने रोज देखा होगा, रोज सुना होगा, और आपको भी लग रहा होगा कि स्टॉक मार्केट के थ्रू हम भी हमारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करनी चाहिए उसको लेके बहुत सारे मिथ्स है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि इसमें हम अपना कैरियर कैसे बनाएं या हम इसमें अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट करें। तो ये सारे क्वेश्चंस के आज आपको इस वीडियो के अंदर आंसर मिल जाएंगे। सो स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। यस, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, पैसा कमाना हर किसी को अच्छा लगता है, और शेयर मार्केट पैसों का एक ऐसा कुआं है जो पूरी इंडिया की प्यास बुझा सकता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, यानी कि अपना पहला कदम रखने जाते हो, तो वहां पे आपको लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा है। जी हाँ, इसीलिए हमेशा आपको अपने एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए या एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह लेनी चाहिए, ताकि आप सही तरह से इस फील्ड में अपना कैरियर सेट कर सको और इस शेयर बाजार के थ्रू आप पैसे क्रिएट कर सको। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप अपने पैसे निवेश करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, एक अच्छी खासी रकम कमा सकते हो। लेकिन शेयर बाजार में पहला कदम रखना थोड़ा मुश्किल भी है, इसलिए यहाँ पे आप अपने पैसों का नुकसान भी कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम आपको शेयर मार्केट में शुरुआत करने का सही तरीका बताएंगे। जी हाँ, इस वीडियो में आप जान सकोगे कि एक बिगिनर शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे कर सकता है। सो उसके लिए सबसे पहले आपको शेयर मार्केट जानना जरूरी है। जी हाँ, शेयर मार्केट किसे कहते हैं उसका नॉलेज होना आपके पास बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट बाजारों और एक्सचेंजों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां सार्वजनिक रूप से धारित कंपनियों के शेयरों को खरीदने और बेचने की दैनिक व आवधिक गतिविधियां होती है। ये ऐसे वित्तीय कार्य है जो संस्थागत औपचारिक आदान प्रदान या ओवर द काउंटर ओटीसी बाजार के माध्यम से किए जाते हैं, जो भारत में सेबी जैसी शासी प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए विनियमों को एक निश्चित समुच्चय के तरह कार्य करता है। भारत के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जिसे हम एनएसई और बीएसई के नाम से जानते हैं। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से हम इसे जानते हैं। एनएसई जो कि दिल्ली स्थित है और बीएसई जो कि बॉम्बे में स्थित है, यहाँ पे सभी शेयरों की लेने की और देने की प्रक्रिया होती रहती है, और इन सब को सर्कुलेशन जो करते हैं उसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कुछ आवश्यक बातें जानना आपको बहुत जरूरी है, वो बात मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें से सबसे पहली चीज है कि आप आंख बंद करके निवेश ना करें। जी हाँ, सबसे पहले आप यहाँ से नॉलेज गेन करें, उसके बाद आप अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड करने के बाद ही इसमें शुरुआत करें। इसमें दूसरा पॉइंट है कि आप छोटी पूंजी से शुरुआत करें। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि शेयर बाजार में हमें बड़े पैसों से इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं, शेयर बाजार में आप छोटे पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि अपनी सारी जमा पूंजी
स्टॉक मार्केट में एक साथ लगा देते हैं, उसके बाद मार्केट के चढ़ाव उतार को वो झेल नहीं पाते और बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत में आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करो जितना लॉस आप बेयर कर सको। तो आप छोटी सी राशि को जमा करके भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है तकनीकी और मौलिक विश्लेषण को समझिए। जी हाँ, अगर आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर बन के अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको तकनीकी यानी कि टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उसके साथ आपको फंडामेंटल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप इस चीज को सीखें और समझें। अगला पॉइंट है निवेश में विविधता। जी हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर विविधता लाइए, यानी आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टारगेट और स्टॉप लॉस आप डिसाइड कर दीजिए। हमने ज्यादातर लोगों को देखा है जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं वो लोग ज्यादातर ये गलतियां कर देते हैं कि उन्हें मालूम नहीं होता कि कहां से हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो ये कहते हैं कि मेरा स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया, उसका रीजन यही होता है। एक तो लेक ऑफ द नॉलेज, यानी उनको नॉलेज नहीं होता, किसी के कहने पर वो ट्रेड ले लेते हैं या किसी के कहने पर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और जैसे ही मार्केट अपना डाउनफॉल दिखाता है या फिर मार्केट की मूवमेंट डाउन होती है तब वो लोग डर जाते हैं और जितनी भी मूडी बची हुई है, जितने भी पैसा अपना बचा हुआ है वो निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि हमें नुकसान हो गया। मार्केट का अप एंड डाउन मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ओपन ही रहता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा हाई ही रहता है, यानी आपको मौका मिलता है पैसे कमाने का, लेकिन उसके लिए आपको स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। मतलब आपका विजन लॉन्ग टर्म होना बहुत जरूरी है। जितना लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उतनी ही अच्छी वेल्थ आप क्रिएट कर पाते हो। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एक टारगेट डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कि मुझे इसमें इतना प्रॉफिट मिलेगा तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। उसके बाद आपका एक स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई इतना लॉस लेने के बाद भी मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा ताकि आपकी सारी मूडी जमा पूंजी एक साथ खत्म ना हो। अब आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको डेमो ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करना चाहिए। जी हाँ, सारी कंपनियां डेमो ट्रेडिंग अकाउंट देती है, तो सबसे पहले आप डेमो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही रियल टाइम ट्रेडिंग कीजिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, गिरावट से आप घबराइए नहीं। जी हाँ, ज्यादातर निवेशकों को हमने देखा है कि जब मार्केट अप होता है तब उनका इन्वेस्टमेंट सेफ होता है, लेकिन जैसे ही मार्केट अपना रंग बदलता है, मार्केट थोड़ा सा डाउन जाता है, वो लोग डर जाते हैं और कम प्राइस में वो शेयर बेच के अपना लॉस बुक करके वहां से निकल जाते हैं। जबकि बड़े निवेशक इसी मौके का वेट करते होते हैं कि जैसे ही मार्केट डाउन जाता है वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। जी हाँ, वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के उसको एवरेज करते हैं और वहां से उसकी वेल्थ को अच्छी तरह से क्रिएट करते हैं और ज्यादातर रिटेल निवेशक यहीं पे अपना नुकसान कर देते हैं। जी हाँ, आपका लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए। मार्केट में गिरावट आती रहती है, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जब नीचे जाए तब एटलीस्ट आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा ना सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आप एग्जिट मत होइए। उस टाइम पे आप अपना लॉस बुक करके या अपने शेयर को कम प्राइस में बेच के नुकसान बुक मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट्स है, लेकिन वो सब हम हमारी इस वीडियो की सीरीज के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। ये सबसे पहला मेरा स्टेप था जहां पे आपको नॉलेज मिलेगा कि स्टॉक मार्केट में एज अ बिगिनर आप शुरुआत कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो स्टॉक मार्केट फॉर द बिगिनर्स आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ में हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे भी इसकी पूरी सीरीज बनाएंगे जिसके अंदर आपको स्टॉक मार्केट में स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है वो सारी नॉलेज मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा स्टॉक मार्केट चैनल जिसका नाम है आईपीओ वॉच। मैं दीपक प्रजापति फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नए आईपीओ की अपडेट के साथ। आपने देखा होगा कि मार्केट अभी हाई पे हाई बना रहा है। बहुत सारे लोग अभी मार्केट को लेके एक्साइटेड है, न्यूज़ काफ़ी बढ़िया आ रही है और एक के बाद एक बढ़िया आईपीओ मार्केट में लॉन्च हो रहा है। अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आईपीओ के थ्रू अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो अगले ही हफ्ते एक बढ़िया सा आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। जी हाँ, मैं यहाँ पे जिस आईपीओ की बात करने जा रहा हूँ वो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली एक बेहतरीन कंपनियों में से एक है। जी हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबंस होल्डिंग के आईपीओ के बारे में, जो कि एक मुंबई बेंस फाइनेंस सेक्टर में मुहैया कराने वाली एक लौती कंपनी है। बहुत सारे लोग अभी एक दूसरे से पूछते होते हैं कि हमें भी आईपीओ में अप्लाई करना है, हमें भी आईपीओ भरना है। तो आईपीओ भरने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हमने आपके सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, जहां से आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं। अपकमिंग आईपीओ अबंस होल्डिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ के थ्रू आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है या नहीं, ये सारी डिटेल्स जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में हम अबंस होल्डिंग्स आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल्स आपको देंगे, जिसके अंदर आपको इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम, इस कंपनी की प्रोफेशनल डिटेल्स, इस कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स और इस कंपनी के आईपीओ की पूरी माहिती और उसके बाद लास्ट में हमारा रिव्यू कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि हम हमारे वीडियो में ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी की बात पहले करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम is one of the most important factor that we have to apply this IPO or not। और एक अंदाजा आ जाता है कि इस आईपीओ की पब्लिक डिमांड क्या रहेगी। तो इसके लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। सब्सक्रिप्शन खुलने की तारीख से पहले ही अबंस होल्डिंग आईपीओ कंपनी के शेयर वर्तमान में 20 रुपए प्रति शेयर के ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से और ग्रे मार्केट में डिमांड के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, परंतु आप हमारे पोर्टल पर रेगुलर चेक करते रहिएगा ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आपको आसानी रहे। इसलिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की लिंक दे रखी है। अब बात करते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, आपको ये जानने में काफी दिलचस्पी होगी कि आखिरकार ये कंपनी करती क्या है। अब्बास होल्डिंग के कारोबार की अगर बात करें तो ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस संचालित करती है। इसके तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एनबीएफसी सेवाएं प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी इक्विटी में ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, कमोडिटी और फॉरेन एक्सचेंज, प्राइवेट क्लाइंट स्टॉक ब्रोकरिंग, डिपोजिटरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज और कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल व हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट को वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रदान करती है। वर्तमान में कंपनी का कारोबार यूके, सिंगापुर, यूएई, चीन, मॉरिशस और भारत सहित 6 देशों में फैला हुआ है। अब्बास होल्डिंग के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक बंसल है। नए शेयरों के जरिए अब्बास होल्डिंग जो पैसा इकट्ठा करेगी उसका इस्तेमाल एनबीएफसी सब्सिडियरी अब्बास फाइनेंस की पूंजीगत जरूरतें पूरी करने और इसके कैपिटल बेस को बढ़ाने में करेगी। वही आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल बाकी कॉर्पोरेट मकसद को पूरा करने में भी किया जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। कंपनी की वित्तीय सेहत की अगर बात करें तो इसका शुद्ध मुनाफा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ईयर ऑन ईयर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2020 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 39.22 करोड़ रुपए का था, जो कि वित्त वर्ष 2021 में शुद्ध मुनाफा ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए 45.80 करोड़ रुपए था और अगले वित्त वर्ष 2022 में लगातार बढ़ते हुए 61.97 करोड़ रुपए था। एज पर फाइनेंशियल डिटेल ये काफी अच्छी पॉजिटिव सिग्नल है जो कि आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मजबूर कर देगी। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 12 दिसंबर को ओपन होगा। वही निवेशक 15 दिसंबर तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का साइज 346 करोड़ रुपए का रहेगा। इस आईपीओ में
38 लाख नए इक्विटी शेयर इश्यू हो गए, जबकि शेयर होल्डर्स व प्रमोटर द्वारा 90 लाख इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल लाया जा रहा है। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 256 से लेकर 270 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपए प्रति शेयर रहेगी। कंपनी ने इस इश्यू के तहत 10% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यानी QIBS, 30% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 60% रिटेल इन्वेस्टरों के लिए रिजर्व किया है। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि QIBS का हिस्सा 10% है, जो कि मेजोरिटी आईपीओ में 50% और उससे ज्यादा फीसदी हिस्सा रिजर्व रखता है, जबकि यहाँ पे रिटेल निवेशकों के लिए 60% हिस्सा रिजर्व है, यानी काफी अच्छी फीसदी हिस्सा रिजर्व रखा गया है कि आईपीओ में अप्लाई करने वाले निवेशकों को और रिटेल निवेशकों को काफी अच्छी न्यूज है, ताकि आप आईपीओ में अप्लाई करके एप्लीकेशन लगाने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अबंस होल्डिंग आईपीओ की लॉट साइज 55 शेयरों का तय किया गया है। कम से कम एक लॉट खरीदना जरूरी होगा, इस लिहाज से निवेशकों को इस आईपीओ में कम से कम 14,850 रुपए लगाने जरूरी हो गए। सफल आवेदकों को 20 दिसंबर को शेयर अलोकेट किया जाएगा, वही 23 दिसंबर को इस कंपनी का शेयर लिस्ट होने की उम्मीद भी है। तो जैसा कि हमने देखा कि कंपनी की लास्ट 3 ईयर की फाइनेंशियल डिटेल काफ़ी स्ट्रांग है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो जो भी नए निवेशक है जिनको लगता है कि आईपीओ के थ्रू उनकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, उनके लिए भी ये बेहतरीन मौका है। एज पर अवर रिसर्च इस आईपीओ में आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि कोई भी आईपीओ या कोई भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका जरिया हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जी हाँ, जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतनी बढ़िया वेल्थ आप क्रिएट कर पाओगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल पर अगर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आईपीओ वॉच के अंदर। एक बार फिर से हम नए वीडियो की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। मैं दीपक प्रजापति आपका स्वागत करता हूं एक नए आईपीओ की अपडेट के साथ। खुलते ही इस आईपीओ पर टूट पड़े निवेशक कुछ ही घंटों में फुल सब्सक्राइब हो गया। 40 रुपए का इसका प्राइस बैंड दिख रहा है। जी हाँ, ऐसे आईपीओ के इस समय शेयर बाजार में धूम मची हुई है। हाल ही में कई कंपनियों ने आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग में निवेशकों को ध्यान खींचा है। सोमवार को एक और एसएमई कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ है, जिसके खुलते ही निवेशक उसके सब्सक्राइब करने के लिए टूट पड़े। जी हाँ, ओपनिंग के पहले दिन ही कुछ ही घंटे के अंदर यह आईपीओ पूरी तरफ से सब्सक्राइब हो गया। हम बात कर रहे हैं एमकॉन रसायन इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। जी हाँ, कंपनी के आईपीओ 6 मार्च को ओपन हुआ है और 9 तारीख को ये क्लोज होगा। बता दें कि आईपीओ का प्राइस बैंड 40 रुपए तय किया गया है। कंपनी के आईपीओ के साइज की अगर हम बात करें तो 17,10,000 शेयरों का ये आईपीओ है। पहले ही दिन रिटेल निवेशकों के सेक्शन के अंदर ये 23.41 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है। वही नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेक्शन के अंदर ये 7.42 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। बता दें कि पहले ही दिन की समाप्ति पर 17,10,000 शेयरों पर 2,56,44,000 बोलियां प्राप्त हुई है, जो कि अपने हाथ में एक रिकॉर्ड ब्रेक है। इस आईपीओ के लिए कंपनी 3,000 शेयरों का लॉट साइज तय किया गया है, यानी एक रिटेल निवेशकों को कम से कम 1,20,000 रुपए का आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। जी हाँ, रिटेल निवेशकों को इसमें 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और उस पर दाव लगाना होगा। कंपनी की लिस्टिंग NSE MSE में होगी। और बता दें कि कंपनी मौजूदा प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी इसमें 91.45% की है, लेकिन आईपीओ के बाद ये घट के 66.64% हो जाएगी। जी हाँ, ऐसे ही आईपीओ की और अपडेट्स के लिए आप अगर हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए आईपीओ की अपडेट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल आईपीओ वॉच के अंदर। मैं दीपक प्रजापति फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ।
अगर आप भी आईपीओ में निवेश करते हैं तो आपके पास कमाई का एक मौका है। जी हाँ दोस्तों, 13 मार्च को एक धमाकेदार कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल सरफेस के आईपीओ के बारे में। ग्लोबल सर्फेसिस आईपीओ के जरिए कैपिटल मार्केट से 155 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। कंपनी ने 133 से 140 रुपए प्रति शेयर आईपीओ का प्राइस बैंड तय किया है। यह शेयर बीएसई और एनएसई दोनों में ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। तो आइए चलिए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई करके अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी हमने दे रखी है, जहां से आप आपका फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम इस वीडियो के अंदर ये 5 पॉइंट्स कवर करेंगे, जिससे आपको इस आईपीओ के बारे में संपूर्ण डिटेल्स मिल जाएगी। जिसके अंदर हम सबसे पहले कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम, कंपनी की डिटेल्स, कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स, आईपीओ की डिटेल्स और लास्ट में हमारा रिव्यू कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू टेक डिसीजन दैट वेदर वी हैव टू अप्लाई दिस आईपीओ और नॉट। जी हाँ, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको डिसीजन लेने में मदद करता है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सब्सक्रिप्शन खुलने की तारीख से पहले ही ग्लोबल सरफेस कंपनी के शेयर वर्तमान में 50 रुपए प्रति शेयर के ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से और ग्रे मार्केट में डिमांड के हिसाब से ये ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है। आप हमारे पोर्टल पर रेगुलर चेक करते रहिएगा ताकि आपको ग्लोबल सरफेस आईपीओ का जीएमपी के बारे में सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आपको आसानी रहे। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने आईपीओ के ग्रे मार्केट की प्रीमियम की लिंक दे रखी है। अब बात करते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो उसके लिए मैंने कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी है। जी हाँ, 1991 में स्थापित हुई ग्लोबल सरफेस लिमिटेड प्राकृतिक पत्थरों के प्रसंस्करण और इंजीनियरिंग कार्ड्स के निर्माण में लगी हुई है। यह कंपनी प्राकृतिक पत्थरों को जटिल भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित करती है और विभिन्न उत्पादनों जैसे ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, स्लेट, कार्टराइज, गोमेद, बलुआ पत्थर, ट्रैक्टिन और अन्य जो कि पृथ्वी से उत्खनन होते हैं, ये सभी बनाती है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से एक रिको इंडस्ट्रियल एरिया बगरू जयपुर राजस्थान में और दूसरी महेंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज जयपुर राजस्थान में स्थित है। दोनों यूनिट उत्पादनों के प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग में कार्यरत है। अगर कंपनी के फाइनेंस डिटेल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी वित्तीय सेहत की बात करें तो इसका शुद्ध मुनाफा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वित्त वर्ष 2020 में कंपनी ने 20.96 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था, जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह कंपनी इंप्रूव होते हुए 33.93 करोड़ रुपए के शुद्ध मुनाफे में थी और अगले ही वित्त वर्ष 2022 में यह मुनाफे की रफ्तार लगातार बढ़ते हुए 35.63 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि शुद्ध मुनाफा कमाया था। और वित्त वर्ष 2023 की बात करें तो पहले के 6 मंथ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो कंपनी ने 13.59 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 13 मार्च को ओपन होगा और निवेशक इसमें 15 मार्च तक आईपीओ में अप्लाई कर सकेंगे। आईपीओ का साइज 155 करोड़ रुपए का रहेगा। इसमें 85,20,000 इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यूज होगा, जबकि ऑफर फॉर सेल के तहत 25,50,000 शेयर बेचे जाएंगे। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए प्रति शेयर है। 25.5 लाख शेयर प्रमोटर्स मयंक शाह और श्वेता शाह ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच रहे हैं। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 133 से लेके 140 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर रहेगी।
कंपनी ने इस इश्यू के तहत 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यानी QIBS, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 35% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व किया है। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि QIBS के बाद रिटेल निवेशकों के लिए 35% यानी काफी अच्छी फीसदी हिस्सा रिजर्व रखा गया है, जो कि IPO में अप्लाई करने वाले रिटेल निवेशकों के लिए काफी अच्छी न्यूज है। और IPO में अप्लाई करने वाले निवेशकों को ये IPO में एप्लीकेशन लगाने का चांस भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं ग्लोबल सरफेस IPO के लॉट साइज के बारे में। ग्लोबल सरफेस की IPO में लॉट साइज 100 शेयरों की तय किया गया है। कम से कम एक लॉट खरीदना जरूरी होगा, इस लिहाज से निवेशकों को इस IPO में कम से कम 14,000 रुपए लगाने की जरूरी होगा। वही अधिकतम 14 लॉट के लिए बोली लगा सकेंगे, यानी अधिकतम 1,96,000 रुपए निवेश किए जा सकते हैं। सफल आवेदनों को 20 मार्च को शेयर अलॉट किए जाएंगे। वही 23 मार्च को कंपनी के शेयर लिस्टिंग होने की उम्मीद भी है। तो जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया कि कंपनी के लास्ट 3 ईयर का फाइनेंशियल डिटेल्स बहुत ही स्ट्रांग है और मार्केट भी इसको लेके काफी पॉजिटिव है। तो हमारे रिसर्च के हिसाब से आपको इस IPO में जरूर अप्लाई करना चाहिए। एज पर हवर रिसर्च और हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, कोई भी IPO में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जरिया हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जी हाँ, जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही ज्यादा आपको भी फायदा होगा और उतनी ही बढ़िया वेल्थ आपकी क्रिएट होगी। अगर आप हमारी चैनल पर नए हो और ऐसे ही IPO की अपडेट्स जानना चाहते हो तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू so much. वेलकम बैक योर मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल IPO वॉच। मैं दीपक प्रजापति आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप भी IPO पर दाव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल इस सप्ताह एक और कंपनी का IPO निवेशक के लिए ओपन हो रहा है। ये कंपनी का नाम है निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड या निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर 15 मार्च यानी इस हफ्ते बुधवार को खुल रहा है। जी हाँ, इस SME IPO में आप 20 मार्च तक बोली लगा सकते हैं। बता दें कि यह IPO NSE MSE एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए प्रस्तावित है। SME कंपनी का टारगेट 20,50,800 नए शेयर जारी करके अपने शुरुआती प्रस्ताव में 20.30 करोड़ रुपए जुटाना है। निर्माण एग्री जेनेटिक्स IPO सब्सक्रिप्शन के खुलने की तारीख से पहले ही कंपनी के शेयरों ने ये मार्केट में कारोबार करना शुरू कर दिया है। एज पर अवर मार्केट सोर्स के अनुसार निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड के शेयर मार्केट में 3 रुपए के प्रीमियम पर मार्केट में उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं इस इश्यू के डिटेल्स के बारे में। कंपनी की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो निर्मल एग्री जेनेटिक ने पब्लिक इश्यू का प्राइस 99 प्रति शेयर किया है। IPO 15 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन खुलेगा और यह 20 मार्च 2023 तक बोली लगाने के लिए खुला रहेगा। कंपनी का इस IPO के जरिए 20.30 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट है। एक रिटेल निवेशक इस इश्यू में कम से कम एक लॉट में आवेदन कर सकेगा। एक लॉट में कंपनी के 1200 शेयर होंगे। जी हाँ, ये SME IPO है, इसलिए इसमें लॉट साइज भी बड़ी रहेगी, यानी एक लॉट लेने के लिए 1,18,800 रुपए का निवेश करना पड़ेगा। शेयर एलोमेंट की संभावना तिथि 23 मार्च 2023 है। IPO को NSE SME एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए प्रस्तावित किया गया है और इसके 28 मार्च 2023 को सूचीबद्ध होने की संभावना है। बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को SME IPO का अधिग्रहण रजिस्टर नियुक्त किया गया है। निर्माण एग्री जेनेटिक्स कंपनी एक बहुत बढ़िया कंपनी है, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बहुत बढ़िया है और उसने अपना SME IPO लेके आ रही है।
आपके लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है अगर आप आईपीओ के जरिए अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो। दोस्तों ऐसे ही आईपीओ की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और आपकी बहुत सारी कॉमेंट्स और ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है तो उसके लिए भी आपको तहे दिल से थैंक यू सो मच। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल आईपीओ वॉच के अंदर। मैं दीपक प्रजापति आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों पैसा रखिए तैयार, क्योंकि आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले और उसके जरिए किस्मत आजमाने वाले लोगों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, दरअसल उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। ये आईपीओ 20 मार्च को खुलेगा और इस पर दांव लगाने का आखिरी दिन 23 मार्च है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि इससे जुड़ी अहम बातें, ताकि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, ये डिसीजन लेने में आसानी रहे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस आईपीओ वॉच की चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर बटन दबा दीजिए ताकि आपके फ्रेंड और फैमिलीज को भी ये वीडियो पहुंच सके। बात तो सही है। बाजू में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम इस वीडियो में 5 पॉइंट्स कवर करेंगे जिससे आपको आईपीओ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जिसके अंदर सबसे पहले हम कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम, कंपनी की डिटेल्स, कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल, आईपीओ की डिटेल्स और लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा रिव्यू कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। सब्सक्रिप्शन खुलने की तारीख से पहले ही उदय शिव कुमार इंफ्रा कंपनी के शेयर वर्तमान में 7 रुपये प्रति शेयर ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी चल रहा है, जो कि आईपीओ प्राइस की अपर प्राइस के हिसाब से 20% ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी को दिखाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से और ग्रे मार्केट में डिमांड के हिसाब से ग्रे मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, परंतु आप हमारे पोर्टल पर रेगुलर चेक करते रहिएगा ताकि आपको उदय शिव कुमार इंफ्रा के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में सभी लेटेस्ट अपडेट आसानी से मिलती रहे। और ये अपडेट आपको आसानी से मिले उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की लिंक भी आपको दे रखी है। अब बात करते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो 1991 में स्थापित हुई उदय शिव कुमार इंफ्रा सड़कों तथा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माणों के कारोबार में है। यह सरकारी विभागों सहित कर्नाटकों में सड़कों, पुलों, नहरों और औद्योगिक क्षेत्र निर्माण परियोजनाओं के लिए बिडिंग करती है। एज पर लास्ट दिसंबर क्वार्टर तक कंपनी के हाथ में 46 वर्क ऑर्डर थे, जिनकी कुल ऑर्डर बुक वैल्यू 1291 करोड़ रुपए थी। इसमें से 30 ऑर्डर जारी है और 16 नए भी है, उन्हें अभी शुरू करना बाकी है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल के बारे में। तो कंपनी की वित्तीय सेहत की अगर हम बात करें तो इसका शुद्ध मुनाफा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2020 में कंपनी ने 10.49 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था, जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह कंपनी थोड़ा सा डाउन हुआ था और 9.32 करोड़ रुपए के शुद्ध मुनाफे में थी। और अगले वित्त वर्ष 2022 में ये मुनाफे की रफ्तार लगातार बढ़ते हुए 12.15 करोड़ रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि शुद्ध मुनाफा कमाया था। आईपीओ की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 20 मार्च को ओपन होगा और निवेशक इसमें 23 मार्च तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का साइज 66 करोड़ रुपए का रहेगा। इसमें 66 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू होगा। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 33 रुपये से 35 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर रहेगी।
कंपनी ने इस इश्यू के तहत 10% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यानी QIBS और 30% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 60% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व किया है। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि रिटेल निवेशकों के लिए 60% हिस्सा रिजर्व किया है, यानी काफ़ी अच्छे फीसदी हिस्सा रिजर्व रखा गया है, जो कि ये IPO में अप्लाई करने वाले रिटेल निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और IPO में अप्लाई करने वाले निवेशकों को इस IPO में एप्लीकेशन लगाने के चांस भी इससे बढ़ जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उदय शिव कुमार इंफ्रा के IPO में लॉट साइज जो है वो 428 शेयरों का तय किया गया है। कम से कम आपको एक लॉट खरीदना ज़रूरी होगा। इस लिहाज से निवेशकों को इस IPO में कम से कम 14,980 रुपये लगाने ज़रूरी होंगे। वही अधिकतम 13 लॉटों के लिए बोली लगा सकेंगे, यानी अधिकतम 1,94,740 रुपये निवेश किए जा सकते हैं। सफल आवेदकों को 28 मार्च को शेयर एलोकेट किए जाएंगे। वहीं 3 अप्रैल को इसका शेयर लिस्टिंग होने की उम्मीद भी है। तो जैसा कि हमने वीडियो में आगे बताया, वैसे कंपनी की बैकग्राउंड्स और लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के डिटेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव है। और जैसा कि हमने बताया कि ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो एज पर अवर रिसर्च ये IPO में आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। माइट भी ये IPO आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। और कोई भी IPO या कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो उसमें हमेशा आपका जरिया एक लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा आपको भी होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट IPO की अपडेट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों तहे दिल से फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके पसंदीदा स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल IPO वॉच के अंदर। मैं दीपक प्रजापति आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो के अंदर। IPO लवर्स, IPO में इन्वेस्ट करने वाले सभी लोगों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 में IPO मार्केट का सूखा खत्म हो चुका है और अब शुरू होने वाली है IPO की पार्टी, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां अपने IPO ला रही है। परंतु सावधान, क्या IPO में पैसे लगाकर आपके पैसे फंस सकते हैं या निवेश का ये सही समय है? जानने के लिए वीडियो एंड तक पूरा देखिए। वर्तमान मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से वैसे कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, परंतु जैसा कि हम हमारे हर एक वीडियो में आपको सजेस्ट करते आए हैं कि स्टॉक मार्केट में आपका नजरिया हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी मुनाफे में है और बिजनेस लंबे समय तक सस्टेन करने वाला दिख रहा है, तो लंबी अवधि के नजरिए से आप इसमें जरूर पैसा लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको मार्केट सोर्स एज पर अवर रिसर्च आपको मौजूदा हालात में आने वाले अपकमिंग IPO 2023 में इन्वेस्ट करना चाहिए या उसको अवॉइड करना चाहिए, उसकी जानकारी प्रदान कराएंगे। हम इस वीडियो में आपसे 4 पॉइंट्स कवर करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम मे दिस कंपनीज IPO कैन कम, कौन सी कंपनी के IPO आने वाले हैं। नंबर 2, शुड यू इन्वेस्ट इन IPO, आपको IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए। थॉट टाइम ऑफ IPO, आप इस IPO के लेके आपको थॉट्स क्या है। व्हाट थिंग हैव यू कीप इन माइंड व्हाइल यू इन्वेस्टिंग इन IPO, एक IPO में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, मे दिस IPO कंपनी कैन कम। जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं किन कंपनियों के IPOs अभी आने वाले हैं या आ सकते हैं। एज पर मार्केट सोर्स और रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 2 से 3 महीनों में मार्केट के अंदर धमाका होने वाला है। IPO की पार्टीज होने वाली है, जिसमें सबसे पहले मार्टिन फार्मा करीब 5,000 करोड़ का IPO लाने वाला है। नेक्सस मॉलरेट करीब 4,000 करोड़ का IPO लाने वाला है। TVS लॉजिस्टिक करीब 4,000 करोड़ रुपए का IPO लाने वाला है। एवलॉन टेक्नोलॉजी का करीब 1,025 करोड़ का IPO आने वाला है। सिग्नेचर ग्लोबल का करीब 1,000 करोड़ का IPO आने वाला है। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज का करीब 850 करोड़ रुपए का IPO आने वाला है। और कोलेगेंट सिस्टम का करीब 350 करोड़ रुपए का IPO आने वाला है। और उसके अलावा
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी करीब 500 करोड़ का आईपीओ आ सकता है। जी हाँ, पैसों की बरसात होने वाली है। इतने सारे आईपीओ आने वाले हैं जिसमें अप्लाई करके आप भी अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और पैसा बना सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना, पैसा तभी बनता है जब आप में पेशेंस हो। जितना पेशेंस के साथ आप इस आईपीओ में अप्लाई करोगे, जितना लॉन्ग टर्म में आप इसमें इन्वेस्टेड रहोगे, उतनी बढ़िया वेल्थ आप इस बिजनेस से क्रिएट कर पाओगे। स्टॉक मार्केट एक गहरा कुआं है और इसमें इतनी ताकत है कि पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकता है। जी हाँ, तो आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप भी अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और स्टे इन्वेस्टेड स्टे वेल्थी, ये लाइन भी आपने सुनी होगी। इसके रिगार्डिंग ही ये सारा बिजनेस होता है। मार्केट में वही बंदा टिका है कि जिसने यहाँ पे लंबी रेस खेली है और वही पैसा पहनाता है जो यहाँ पे लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहता है। बात तो सही है बात तो सही है अब बात करने वाले सेकंड पॉइंट के ऊपर, शुड यू इन्वेस्ट इन आईपीओ? क्या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? एज पर रिसर्च एंड मार्केट सोर्स के हिसाब से अलग अलग प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है जो हम यहाँ आपको पेश कर रहे हैं। जी हाँ, जिसमें सबसे पहला रिस्पॉन्स मिला है। अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो बाजार के सेंटीमेंट नेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी निवेश करने का कोई मौका ही नहीं है। अगर कोई मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी मुनाफे में है और उसका बिजनेस लंबे समय तक सस्टेन करने वाला दिख रहा है तो लंबी अवधि के नजरिए से आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हालांकि यह भी जरूर देख ले कि उस कंपनी का वैल्यूएशन वर्थ है या नहीं, और पिछले साल के एक्सपीरियंस भी याद रखे कि जब कई नई जमाने में बिजनेस करने वाली कंपनियों ने मार्केट में लिस्ट किया लेकिन उनके शेयरों ने सिर्फ घाटा ही कराया है। बात तो सही है अगर कोई स्टार्टअप वाली कंपनी आईपीओ लाती है तो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएं। उनका कहना है कि भारतीय बाजारों के सेंटीमेंट ग्लोबल मार्केट की तुलना में बेहतर है, इसलिए मजबूत कंपनी के साथ लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो मौजूदा मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए आईपीओ में निवेश करने की मौजूदा स्थिति तब तक अनफेवरेबल लगती है जब तक कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत मजबूत ना हो। बाजार में करेक्शन खत्म होने और स्थिरता आने के बाद आईपीओ में निवेश करना एक बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकता है। दूसरी तरफ एनएफओ या म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही विकल्प है क्योंकि स्टॉक मार्केट की कीमतें और एनएवी में अभी बहुत सुधार हुआ है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एसआईपी करके अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपका स्टॉक मार्केट के अंदर एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की लिंक दे रखी है, जहां पे क्लिक करके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। तीसरे रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो रिटेल निवेशकों को आईपीओ पर दाव लगाना चाहिए, लेकिन उन्हें कंपनी मैनेजमेंट की क्वालिटी, बिजनेस मॉडल्स, सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, बैलेंस शीट और वैल्यूएशन जैसे प्रमुख मापदंडों पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें थर्ड टाइम ऑफ आईपीओ, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निफ्टी अपने हाई पर लगभग 10% नीचे आ चुका है। वही मौजूदा समय में बाजार के कई नेगेटिव फैक्टर है जैसे कि महंगाई, हाई रेट्स, आर्थिक अनिश्चितता, अदानी ग्रुप क्राइसिस, यूएस बैंकिंग क्राइसिस मौजूद है, जिनके चलते मार्केट सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। दुनिया भर के बाजारों का प्रदर्शन कमजोर हुआ है। ऐसे में यह आईपीओ और एनएफए को लिए अनुकूल समय नहीं है। हालांकि इस बीच आकर्षण वैल्यूएशन वाली आईपीओ के निवेशकों को आकर्षित जरूर करेगा, लेकिन यह कठिन समय होगा। अगर पैसा लगा चुके हैं तो निवेश में बने रहिए और बेहतर समय आए यानी बाजार में तेजी आने का इंतजार करिए। जहां तक एनएफओ की बात है, मौजूदा फंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश एक अच्छी रणनीति होगी। जी हाँ, एसआईपी एक लंबे टाइम के लिए आपके पैसे को कंपाउंड करती है, जहां से आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बात तो सही है चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, व्हाट थिंग हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए ऐसी कंपनियों की पहचान करें जिनका बिजनेस मॉडल आगे भी सस्टेन करने वाला हो। हालांकि डाइवर्सिफाइड बिजनेस वाली कंपनियां भी बेहतर विकल्प हो सकती है, परंतु कई बार आकर्षण देखने वाली कंपनियों के आईपीओ नुकसान भी करवा देते हैं। इसलिए शेयर चुनते समय देख ले कि कंपनी मुनाफे में है या नहीं। बेहतर फाइनेंशियल वाली कंपनी पर ही विचार करें। ये सारी अपडेट्स आप हमारी पोर्टल आईपीओ वॉच के अंदर
देख सकते हो, जहां पे आपको आईपीओ के रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। कंपनी मैनेजमेंट का रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें। कंपनी के मैनेजमेंट की टीम और प्रमोटर की विश्वसनीयता और योग्यता के बारे में जानकारी लें। इसलिए DHRP को सही से पढ़े। इश्यू प्राइस का वैल्यूएशन ज़रूर देखें कि ये समान बिजनेस करने वाली दूसरी लिस्टेड कंपनियों से महंगा तो नहीं है ना। अर्निंग प्रति शेयर यानी EPS पर फोकस करें। EPS से भी किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता, तो उसका PE रेशियो दूसरी कंपनियों की तुलना करें, जो कि एक इंडस्ट्री और करीब एक ही साइज होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारा रिसर्च पसंद आया होगा और IPO में अप्लाई करने के डिसीजन लेने में ये आपको ज़रूर मददगार साबित होगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप IPO वॉच की चैनल पर नए हो, आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ऐसी और भी वीडियोस की अपडेट, IPO की अपडेट लेके हम आपके सामने फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Hey guys, welcome back to your most trusted stock market news channel IPO Watch। मैं दीपक प्रजापति आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप प्राइमरी मार्केट में पैसे लगाकर कमाई करने का सोच रहे हो, तो टाटा ग्रुप आपको मौका देने जा रही है। जी हाँ, करीब 19 साल बाद टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए तैयार है। जी हाँ, और वो अपना IPO लेकर आ रही है। जी हाँ, आपको भी जान के खुशी होगी कि टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी अपना नया IPO लेकर आने वाली है। बता दें कि इससे पहले साल 2004 में टाटा ग्रुप की दमदार कंपनी TCS का IPO आया था। अब 19 साल बाद टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स की सब्सिडियर कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी का IPO आने वाला है। आपको बता दें कि कोई भी कंपनी IPO के जरिए पब्लिक फंड को जुटाती है और पब्लिक के लिए कंपनी के शेयर जारी करती है। टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा मोटर की सब्सिडियर कंपनी है और कंपनी ने 9 मार्च में सेबी के पास DRHP फाइल किया था। यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी OFS का होगा और इसके तहत मौजूद प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स 9.57 करोड़ रुपए शेयर की बिक्री करने वाले हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के IPO के बारे में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट के अनुसार इस इश्यू में कंपनी के मौजूद प्रमोटर्स और शेयर धारकों द्वारा 9.57 करोड़ की शेयरों की बिक्री के लिए प्योर ऑफर फॉर सेल शामिल है। OFS में टाटा मोटर्स के 8.30 करोड़ शेयर, अल्फा TC होल्डिंग्स PTE 97.2 लाख शेयर और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड के 48.6 लाख शेयर शामिल है। इस IPO के लीड वकू मैनेजर JM फाइनेंस लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटी, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया रहेगा। कंपनी ने सेबी के पास अभी अपने IPO के लिए पेपर फाइल किए हैं। हालांकि IPO के जरिए कितना फंड जुटाया जाएगा और IPO का प्राइस बैंड क्या रहेगा, इसके लेकर अभी भी कोई नज़दीकी जानकारी नहीं है। पर जैसे ही ये जानकारी मिलेगी, सबसे पहले आप हमारी पोर्टल पर देख सकते हो। और हमारी पोर्टल की अपडेट जानने के लिए आप अगर हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्या करती है टाटा कंपनी? जी हाँ, टाटा टेक्नोलॉजी की शुरुआत 33 साल पहले हुई थी। टाटा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल सेवाओं का कारोबार करती है। टाटा टेक ऑटो इंडस्ट्रियल, हैवी मशीनरी और एक्सपो स्पेस इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज में मुहैया कराती है। यह कनेक्टेड बिजनेस को इंजीनियरिंग, R&D, डिजिटल एंटरप्राइज सॉल्यूशन, एजुकेशनल प्रोग्राम, वैल्यू एडेड रीसेलिंग और IT प्रोडक्ट लाइसेंसिंग, मैनेजमेंट सर्विसेज जैसी प्रोडक्ट्स और सर्विस में मुहैया कराती है। अमेरिका, यूरोप, भारत, चीन, जापान और सिंगापुर की 18 डिलीवरी सेक्टर्स में इनके 11,000 से अधिक ज़्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो कंपनी की प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और टाटा ग्रुप्स को कौन नहीं जानता दोस्तों। टाटा टेक अपने कारोबार के लिए मुख्य रूप से टाटा ग्रुप पर ही निर्भर रहती है। इससे सबसे अधिक कारोबार टाटा मोटर्स और जैग्यूआर
लैंड रोवर समेत लगता है। हालांकि टाटा ग्रुप से बाहर भी ये अपना कारोबार बढ़ा रही है और वित्त वर्ष 2020 में 46% सेहत आंकड़ा वृद्धि 2022 में 64% पर पहुंच गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। कंपनी के वित्तीय सेहत की अगर बात करें तो अप्रैल दिसंबर 2022 में 3011.29 करोड़ रुपए का रिवेन्यू और 407.47 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हासिल हुआ था। इसे 08.43% रेवेन्यू सर्विस में इसे 8.43% रेवेन्यू सर्विस समेत शासित किया हुआ है। तो इस वीडियो में इस आईपीओ की इतनी ही डिटेल। इसकी जैसे ही कुछ आगे की अपडेट मिलती है हम आपके सामने एक और वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।